कल वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब के हाथ से लिखा हुआ एक कॉलम मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें आपने बड़ी मुश्किल इंग्लिश इस्तेमाल करते हुए उसका टाइटल दिया कम्पेटिटिव फेडरलिज्म और सेंट्रलाइज्ड प्रोविंशियल मोनोपोलीज। इस कॉलम में आपने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक से इख्तियार निकाल कर सूबों तक तो मुंतकिल किए गए, मगर वो सूबों के इख्तियार फर्दर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट्स तक नहीं पहुँचाए गए, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और इंतज़ामी मामलात में जो आज भी लोकल गवर्नमेंट्स कमज़ोर हैं और सूबाई हुकूमतों की तरफ देखती रहती हैं। और आपने कहा कि एक सेंटर से पावर्स को निकाल के 4 सेंटर्स तक तो पहुंचा दिया गया है, मगर फर्दर डिस्ट्रिक्ट तक उन पावर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया गया। और आपने कहा इस वजह से आज भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में हमें मुश्किलात दरपेश हैं और तरक्की रुकी हुई है। आपने कहा कि इस तमाम निज़ाम की वजह से जो है नौजवानों को आगे आने का मौका नहीं मिलता और उनको जो है वो सियासत में जो है वो पार्टिसिपेट करने का भी मौका नहीं मिलता। एहसन इकबाल साहब, आपको खुदा का वास्ता है, कौम के मसाइल अलिफ बे पे हैं, आप उनको अल्फ़ा बीटा गैमा पढ़ा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, कौम कहती है सेहत, कौम कहती है तालीम, कौम कहती है कानून, कौम कहती है रोज़गार, कौम अपने बराबरी के हकूक़ और कौम कहती है इंसानी हकूक़। आप उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, आप कहते हैं कि नौजवानों को सियासत में आगे आने का मौका नहीं मिलता, पढ़े लिखे नौजवानों को उनकी तरबियत नहीं हो पा रही। एहसन इकबाल साहब, हमने देखा है कि पूरे ज़िले नारोवाल में आप हमेशा जागीरदाराना निज़ाम रखने वालों के पास जाके बैठते हैं और हमेशा जागीरदाराना निज़ाम रखने वालों को आपने सियासत में आगे किया है। आपने आज तक पूरे ज़िले में किसी पढ़े लिखे नौजवान को एक काउंसलर तक नहीं बनने दिया। एहसन इकबाल साहब, आप बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स पावरफुल होंगी तो फिर ही तरक्की होगी। आप पूरा यूएई देख लें, वहाँ पे किंगशिप है, प्रिंसेस हैं और वहाँ पे दुनिया खुशहाल है। आप देखें चाइना में डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप देखें रशिया में दहाइयों से पुतिन बैठा हुआ है, आप देखें चाइना के प्रेसिडेंट कितनी देर से वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देखें कि यूके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लिमानी है लेकिन वहाँ पे आज भी सिंबॉलिक किंगशिप मौजूद है। आप देखें अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है लेकिन वहाँ पे आज भी लोग खुशहाल हैं और तरक्की कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कोई भी हो, फेडरलिज्म हो या फिर प्रोविंशलिज्म मोनोपोलीज हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लोकल पावर्स हों या ना हों, अगर उनके हुक्मरान ताकतवर हों, उनके हुक्मरान दयानतदार हों, तो वो हमेशा अपनी कौम को खुशहाल बनाते हैं। आप आबादी के मसाइल के ऊपर बात करते हैं, हमने देखा कि यूरोप में मुल्कों की आबादी इतनी थोड़ी है लेकिन वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। हमने देखा कि चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा ममालिक में एक मुल्क शामिल है, वो उनकी भी तरक्की इतनी ज़्यादा है। आपने पूरे मुल्क, पूरी दुनिया की आबादी को आप काउंट कर लें, ज़्यादा आबादी वालों ने भी तरक्की की, कम आबादी वालों ने भी तरक्की की, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि हमारे हुक्मरानों को अपने किरदार और अपने गिरेबान में देखने की ज़रूरत है। हम जो बातें करते हैं क्या वी रियली मीन इट? उसके बाद एहसन इकबाल साहब, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया था कि दरियाए फ़िरात के किनारे पे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका ज़िम्मेदार उमर है। एहसन इकबाल साहब, आपकी हुकूमत है, आपका इक़्तिदार है, यहाँ पे कुत्ते भी मर रहे हैं, यहाँ पे लोग भी मर रहे हैं और खुदा न खास्ता इंसानी जानों और कुत्तों की जानों को एक जैसे ही ट्रीट किया जा रहा है। एहसन इकबाल साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो 22 लाख मरबा मील के हुक्मरान थे, आप मिंबर पर खड़े थे, अगर उनसे सवाल पूछा जा सकता था कि ये माली गनीमत की चादर से आपने ये पूरा सूट कैसे बनाया जो कि बन ही नहीं सकता था, तो आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपकी प्रायोरिटीज़ में ये जो लोकल गवर्नमेंट्स की स्ट्रेंथ है, ये इसलिए शामिल तो नहीं है कि आप चाहते हैं कि आप ज़िले में स्याह सफ़ेद के मालिक बन जाएँ, आप जिसके ऊपर नज़र करम करें और जिससे उस पर चाहें नज़र करम ना करें। नौजवानों को आगे लाने का मतलब ये तो नहीं है कि वो नौजवान जिनको आप आगे लाना चाहते हैं आप उनको आगे लेके आएँ। और आपकी ये जो बातें हैं, मेरा ख़्याल है कि आपकी प्रायोरिटीज़ ये बताती हैं कि आप शायद अपनी ही बेनिफिट्स और अपने ही इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, वरना तो कौम के मसाइल जो हैं वो बीसियों मौजूद हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। एहसन इकबाल साहब, कब्र में सबसे पहले 3 बुनियादी सवाल होने हैं, उनमें कोई भी सेकेंडरी सवाल नहीं होगा दीन के बारे में। जब क़यामत वाले दिन हिसाब किताब होगा तो सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, प्राइमरी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, अगर उसका जवाब ना में है तो चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। एहसन इकबाल साहब, कौम के बुनियादी मसाइल रोज़ी रोटी, खाना पीना, सिक्योरिटी और उनके ह्यूमन राइट्स और जो ताकत की बराबर तकसीम है मुआशरे में और उनके सोने साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादती है उसकी दाद रसी है। आप जो बातें कर रहे हैं, ये बातें जो हैं ये सिर्फ कौम को डाइवर्ट और इधर उधर लगाने के लिए आप ज़रूर कर
सकते हैं, लेकिन ये कौम के किसी पर्पज़ को फुलफ़िल नहीं करती। यू आर टू मच बिज़ी, आप लुक बिज़ी और डू नथिंग वाली पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हैं। देखें इन बातों का, सारी चीज़ों का एट द एंड कौम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं 2013 में स्टूडेंट था, आपने 2025 का विज़न दिया, अब 2026 आ गया, आपने 2040 का विज़न दे दिया। एहसन इकबाल साहब, क्या आपके विज़न तक पहुँचने के लिए हमें मर के दोबारा ज़िंदा होना पड़ेगा? क्या हम इस ज़िंदगी में जो आपको वोट दे रहे हैं या आपको वोट दे चुके हैं, क्या उन इस ज़िंदगी में उसका हमें रिवार्ड नहीं मिल सकता? क्या आप इस मतलब जन्म में ही लोगों की जो विज़न्स हैं वो पूरे कर देंगे? एहसन इकबाल साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोगों को और भी बहुत ज़्यादा मशगलें हैं, और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉबीज़ हैं, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला हॉबी जो है उसको प्लीज़ इसके ऊपर नज़र करम करें। आप देखें कि आप बहुत पढ़े लिखे और कम्पिटिटिव इंसान हैं, लेकिन आप दूसरी लोगों को जो है वो बेवकूफ़ समझना शुरू कर दें तो ये ज़्यादती है। एहसन इकबाल साहब, आपने कौम के अरबों रुपए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के ऊपर लगाए और उसको एक बहुत मुतनाज़ा तरीन प्रोजेक्ट बनाया पूरे पाकिस्तान की तारीख में। एहसन इकबाल साहब, लेकिन पूरे नारोवाल की अवाम गवाह है कि मुस्लिम स्कूल की जो ग्राउंड थी, हमने अपनी आंखों से देखा और हम वहाँ पर खेलते भी रहे हैं, उसके ऊपर आज लिबर्टी मार्केट बनी हुई है। एहसन इकबाल साहब, वो कब्ज़ा हुआ और आज भी वहाँ पर कायम है। अगर कौम की इतनी ही आपको फ़िक्र थी तो वो कब्ज़ा ही ना होने देते। अगर कब्ज़ा हो चुका है तो आज उसको वागज़ार ही करवा लें, लेकिन क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ में जो शामिल चीज़ें हैं, उनमें वो आपका पर्पज़ सर्व नहीं होता वो काम करने से। शायद वहाँ पर वो जो बेनिफिशरीज़ थे उस लिबर्टी मार्केट के कब्ज़े के, वो शायद आपके कुछ दोस्त अहबाब होंगे या कुछ भी होगा। लेकिन मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये कॉलम इस तरह के लिखते रहें ताकि कौम को आपकी प्रायोरिटीज़ का पता चलता रहे, ताकि हमें ये पता चले कि आप प्राइमरी पर्पसेस और प्राइमरी जो हमारे मसाइल हैं उनके ऊपर बात करने की बजाय और किन किन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि हम उनकी फर्दर इंटरप्रिटेशन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।